डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 8 के अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किसको देश का बादशाह घोषित किया गया था? नाना साहेब, वाजिद अली, बहादुर शाह जफर या तात्या टोपे? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसकी नीतियों से राजा, रानी, किसान, जमींदार, आदिवासी, सिपाही, एक तरीके से भारत के सभी हिस्से पे असर पड़ रहा था। और हम ये भी देख रहे थे कि जो इनकी नीतियाँ थीं और जो इनकी कार्य प्रणाली थी वह जनता के हित में नहीं थी और इनसे असामान्य जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंच रहा था। और जो राजा लोग थे या फिर जो बड़े बड़े लोग थे उनके भी ये विरोध में ही रहता था। हम देखेंगे नवाबों की छिनती सत्ता के बारे में पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगे थे ये लोग। इनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही समाप्त होता जा रहा था। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट नियुक्त किए गए थे। इससे स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता लगातार घट रही थी। उनकी स्थानीय सेना को भी भंग कर दिया गया और उसके बाद उनसे राजस्व वसूली अर्थात टैक्स का जो कलेक्शन का काम था वह भी उनसे छीना जा रहा था। बहुत सारे स्थानीय शासन अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे और इन्होंने कंपनी से बातचीत करने का भी प्रयास किया था। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके बेटे को राजा मान ले। इसके साथ साथ बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहेब भी अपने पेंशन के लिए बहुत ज़्यादा आग्रह करते रहते थे। लेकिन हमने यह देखा कि अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इस प्रकार के सारे निवेदनों को ठुकरा दिया था। कंपनी ने मुगल शासन को समाप्त करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल शासक का नाम भी हटा दिया गया था। फिर हम देखेंगे किसान और सिपाही पर क्या प्रभाव पड़ा था। गांवों में जो रहने वाले किसान और जमींदार थे वह तो सबसे ज़्यादा परेशान थे। उनके ऊपर भारी भरकम लगान और इतना ज़्यादा सख्ती की गई थी कि वह परेशान हो चुके थे। बहुत सारे लोगों ने महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे और उनके पीढ़ियों की पुरानी ज़मीनें उनके हाथ से निकल गई थी। इसके साथ साथ जो सिपाही थे वह भी बहुत असंतोष में जीवन जी रहे थे। वे अपने भत्ते, वेतन, सेवा शर्तों के कारण बहुत परेशान रहते थे। उनके कई ऐसे नियम थे जो हमारे यहाँ की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुँचाते थे। उस समय के ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि समुद्र यात्रा उनके धर्म और जाति को नुकसान पहुँचाएगी। जब 1824 में सैनिकों को कंपनी की तरफ से बर्मा जाने के लिए समुद्र रास्ते से जाने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद वह ज़मीन के रास्ते जाने से उन्हें मना करने का प्रयास किया गया और उसके लिए सख्त सज़ा भी दी गई थी। फिर हमने यह देखा कि उसके बाद 1856 में तो यह एक नया कानून बना दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर सेना की नौकरी करेगा तो उसे समुद्र पार जाना पड़ सकता है। अंग्रेज़ों को लगता था कि जो सुधार भारत में है उस पर वह करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सुधारों पर यहाँ पर प्रतिक्रिया हुई। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए थे। अंग्रेज़ों भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया था। 1830 के बाद कंपनियों ने ईसाई मिशनरियों को भी खुलकर काम करने और अपने लिए ज़मीन व संपत्ति जुटाने के लिए भी छूट दे दी थी। 1850 में एक नया कानून बना था जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया था। इस प्रावधान के तहत अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले की ही तरह रहेगा। इससे कई भारतीयों को यह यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जनता की नज़र से हम देखेंगे कि किस तरीके की चीज़ें उस समय देखने पे मिली थी। जब सैनिक विद्रोह कब हुआ और यह जन विद्रोह कब बन गया, यह देखने योग्य बात है। शासक और प्रजा के बीच में संघर्ष होना एक अनोखी बात नहीं है, यह एक सामान्यता बात है। लेकिन कभी कभी यह संघर्ष इतना फैल जाता है कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग उन्हें अपना एक शत्रु मानने लगे थे, इसलिए वह ऐसा कुछ करना चाहते थे कि उनकी सत्ता को हिला सकें। इसमें उन्होंने लोगों को संगठित होना पड़ता था, उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का
परिचय देना पड़ा था। भारत के उत्तरी भागों में 1857 के दौरान ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। मई 1857 की शुरुआत में इस बगावत ने भारत में कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। मेरठ में शुरू होकर सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया में एक लगभग बहुत बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पे हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया जाता है। इसके कुछ दिनों बाद मेरठ में सिपाही ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इन लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया और इनको अपने अफसर का हुक्म नहीं मानने पर 10-10 साल की सजा भी दी गई थी। उसके बाद जब ये मेरठ में जब ये दूसरे तैनात अन्य भारतीय सिपाही थे, उनकी प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पे हमला बोला और वहाँ के बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। इसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर भी हमला बोला और उन्हें मार गिराया। बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेज़ों की इमारतों, संपत्तियों को आग लगा दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। सिपाही पूरी तरह से अंग्रेज़ों का शासन खत्म करने के लिए तैयार थे, लेकिन यह सवाल था कि अंग्रेजों के बाद ये शासन कौन चलाएगा। यह बहुत बड़ा सवाल के रूप में उभरा था। तब उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सुल्तान घोषित कर दिया था। मेरठ के कुछ सिपाहियों की टोली 10 मई को घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच गई और उन्होंने दिल्ली में पहुंचकर अंग्रेजों की ताकत से दो हाथ किए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। बहादुर शाह जफर को भी यह मांग माननी पड़ी थी। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य शासन कर ही रहा था। इसलिए बहादुर शाह जफर के नाम से आधे लोग इस बात से एग्री कर गए थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं था। लेकिन अंग्रेजों को इस घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने भी इस बगावत को अपना समर्थन दिया तो स्थिति लगातार बदल गई और उसके बाद ये बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तब हमें यह देखने को मिला कि एक हफ्ते के अंदर ही अंदर कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये खबर फैली, उसके बाद हर रेजिमेंट में सिपाहियों द्वारा विद्रोह किया गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे प्रमुख हिस्सों में हर टुकड़ियां एक दूसरे को साथ देने के लिए निकल गई। इनकी देखा देखी कस्बे और गांव के लोग भी बगावत करने लगे थे। यह लोग अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए खड़े थे। कानपुर से पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने लड़ाई की। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के अंतर्गत गवर्नर रहेंगे। लखनऊ की गद्दी से हटाए गए नवाब वाजिद अली के बेटे बिजरिस कद्र को भी नया नवाब घोषित कर दिया। उनकी मां हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। उसके बाद हम झांसी में भी देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों के साथ सिपाहियों के साथ जा मिली और उनको सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को बड़ी चुनौती दी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पे अंग्रेज़ों की ज़बरदस्त हार हो गई। इससे लोगों को यकीन हो गया था कि अब अंग्रेज़ों का शासन समाप्त हो जाएगा। लोग विद्रोह में कूद पड़े और उन्हें गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा और अंग्रेज़ों के भय की स्थिति को बताया। इस समय कई अन्य महत्वपूर्ण नेता भी सामने आए थे, जैसा कि फैजाबाद के मौलवी अहमद अब्दुल्ला शाह, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे थे। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोहियों का शांत किया था और महीने तक अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी थी। फिर हम देखते हैं कि कंपनी ने एक पलटवार ले लिया। इस उथल पुथल के बाद भी, मतलब इतनी बुरी तरीके से कई जगह पर हार होने के बाद भी अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगाए और विद्रोहियों को सजा दिलाने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर धावा बोल दिया।
सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में चली गई और बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि बहादुर शाह जफ़र और उनकी पत्नी को रंगून भेज दिया गया था। मार्च 1858 में लखनऊ भी अंग्रेज़ के कब्जे में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की भी शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। ऐसे ही अन्य नेताओं के साथ भी हुआ था। जिस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलता से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी प्रकार जब ये हार लगातार मिलती रही तब लोगों की हिम्मत टूट गई। लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया और अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने कई भूस्वामी को, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उनको इनाम दिया और यह भी कहा कि वह अपनी ज़मीन पर परंपरागत तरीके से बने रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। अंग्रेज़ों ने 1849 के आखिरी समय तक भारत पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थिति दोबारा है, इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। पहला बदलाव ये था कि ब्रिटिश संसद ने 1858 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को अच्छे से समझाया जा सके। इस प्रकार हमने यह देखा कि अंग्रेज सरकार ने भारत की जो शासन की जिम्मेदारी थी सीधे तौर पे अपने हाथ में ले ली थी और ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के रूप में रह गई थी। दूसरा पॉइंट में हम ये देखेंगे कि देश के सभी शासकों को यह भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके भूक्षेत्र को कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपनी रियासत, अपने वंशज, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई। बस उनसे यह कहा गया कि वे ब्रिटिश की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें और ब्रिटिश शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शासन चलाने की छूट मिल गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने के लिए और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके साथ साथ यह तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति पर बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। उन्हें ऐसा लगता था कि यह विद्रोह उन्हीं की वजह से हुआ है। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने यह भी फैसला किया कि वह भूस्वामी और जमींदारों के लिए जो रक्षा करने के लिए और उनके अधिकारी को स्थायित्व देने के लिए कई प्रकार की नीतियाँ बनाएगी। हम देखते हैं कि 1857 के बाद भारतीय इतिहास के एक नए चरण का उदय हुआ है। आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था कि 1857 के विद्रोह में किसको देश का बादशाह घोषित किया गया था। इसका उत्तर है बहादुर शाह जफर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।